तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर करे थे कुलाम्स लॉ तक, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने ट्राई करे थे। तो आज के सेशन में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसमें भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास पहला टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, ये दोनों एक ही टर्म है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल कापा होता है। एक तो मैंने आपको पहले बताया था, एक तो ये के होता है। ये के का मतलब क्या होता है? ये के का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला डेराइव करा था, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। तो यहाँ पे जो ये के था ये यही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। पर ये जो अपने पास टर्म आई है, ये कापा, ये देखो इसका नीचे से ये के थोड़ा ऐसे बड़ा कर रखा है, तो इसको कापा बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कापा, तो ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास। रिलेटिव परमिटिविटी को हम इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। मैंने आपको दो सिंबल बताए थे, एक तो एप्सिलॉन नॉट और एक एप्सिलॉन। ये यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे ये दोनों परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम, ये दोनों मैंने बताए थे। तो यहाँ पे जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये हमारे पास एप्सिलॉन आर है। मतलब कैसे? हम इसकी मदद से इसको डेराइव करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन आपके पास देखो, ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है सीधा सा, ये होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन अदर मीडियम। मतलब जो फोर्स एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट है, जो दो चार्जेस का जो फोर्स एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट है, वही सेम फोर्स भी अदर मीडियम में भी प्रेजेंट है, दोनों चार्जेस का, जिसका जो रेशो निकल के आता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो वो कैसे आया उसको प्रूव करते हैं। तो जैसे जो हमारे पास कापा का फॉर्मूला है, ठीक है, हम के को इस मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम के को एफ नॉट अपॉन एफ लिख सकते हैं, एफ एम कर लो। ये जो एफ नॉट है, एफ नॉट क्या है? फोर्स इन एयर या वैक्यूम। और ये जो है एफ एम, ये हमारे पास क्या है? फोर्स इन अदर मीडियम। ठीक है, कापा का यही फॉर्मूला बताया यहाँ पे, रेशो। ये देखो, रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर और वैक्यूम, और वही सेम चार्जेस, 2 चार्जेस सेम डिस्टेंस अदर मीडियम। तो रेशो लिख दिया मैंने। अच्छा, आपने यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने अभी अभी लिखा था कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को इसमें पुट करते ही हमारे पास क्या निकल के आएगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे अगर आप के लिखोगे तो के से के भी कटेगा। मैंने आपको के का भी यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने के का भी आपको फॉर्मूला बताया था। अब के भी दो टाइप के होते हैं, मैंने ये भी बताया था, एयर और वैक्यूम। अगर के यहाँ पे देखिए तो के यहाँ आपके पास एयर में, मतलब मैंने तो यहाँ एयर में लिखा है। अदर मीडियम के लिए आप इसको एप्सिलॉन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही मैं लिखता हूँ। यहाँ पे अपन के को इस तरीके से लिख देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, के को हम इस तरीके से लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एफ नॉट का फॉर्मूला।
और यहाँ पे अपन लिख देते हैं अदर मीडियम का 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1/Q2/R²। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, ये कट गया इससे, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, बचा क्या कापा का फॉर्मूला 1/ε0/1/ε। ये फॉर्मूला बचा आपके पास, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ε/ε0 आएगा, यही आएगा आपके पास। तो ये जो ε/ε0 आया है ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है कापा के। किसके बराबर आ रहा है? कापा के। तो यही आपका फॉर्मूला डेराइव होके आ रहा है जो ये कापा है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ε/ε0 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, εr बराबर ε/ε0। ये जो आपका फॉर्मूला डेराइव होके आ रहा है वो ये है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये, या तो आप इस तरीके से लिख लो, कापा इक्वल्स टू ε/ε0। एप्सिलॉन मैंने बता दिया है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम, और ε/0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बस कापा को εr भी लिखते हैं तो आप वैसे लिख के फॉर्मूला डेराइव कर लो। तो ये आपका फॉर्मूला डेराइव हो गया है। ठीक है, आप चाहे तो इस डेफिनेशन को भी याद रख लो, और ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती तो आप इसको अपने मन से बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। डेफिनेशन कोई रटना थोड़ी है, और याद भी नहीं हो रही तो फिर रटो, और क्या कर सकता हूँ मैं। तो अगर आपको डेफिनेशन ये याद रखनी तो या ऐसे याद रख लो, ये नहीं याद रखनी तो आप खुद से बना लो। इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ये वाला। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ लिख दिया है। तो न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब मैं बता देता हूँ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो एवरी एक्शन होती है वो अपोजिट रिएक्शन के इक्वल होती है। कैसे? मैं बता देता हूँ। जो हमारे पास ये आपका होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। कैसे? बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये आपके सामने दीवार है, ठीक है। अब आप इस दीवार पर फोर्स लगाया तो ये दीवार भी आप पे फोर्स लगाएगी। तो दोनों का एक्शन तो सेम है पर रिएक्शन अपोजिट है। ही मैंने लिखा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे केस 1 लेते हैं जिसमें जो Q1 और Q2 है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे Q चार्ज है और ये जो चार्जेस लिए ये हमारे पास लाइक चार्जेस है, ये याद रखना। तो लाइक चार्जेस है मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है हमारे पास, ये Q1, ये हमारे पास Q2। ठीक है, अब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, तो ये रिपेल होगा तो ये हमारा R12, और ये इसको रिपेल करेगा तो ये हमारा R21। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये F है, मतलब ये फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ में भी आपने पढ़ा है, F वेक्टर K Q1 Q2/R²। अब ये F12 क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी मदद से जो इस पे फोर्स लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे F12 लिखा है। वैसे ही ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2/R²। फॉर्मूला तो देखो दोनों का सेम है, पर यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होगा।
तो लो इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक बात बताऊँ मेरे को, आप इसको देख के बता सकते हो कि जो R21 है दोनों का एक्शन सेम है, पर देखो दोनों का रिएक्शन अपोजिट है। इसका रिएक्शन इस तरफ है तो उसका उस तरफ है। तो जो R21 है वो माइनस के R12 के बराबर है कि नहीं है, बताओ बताओ। R21 जो है वो इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो जो F21 वेक्टर है वो इसके इक्वल हो सकता है। हो सकता है, ये देख लो। ये इसके इक्वल R21 जो है वो R12 के नेगेटिव के इक्वल है, मतलब ये। तो मैं इसकी जगह F21 लिख दूँ, लिख दिया मैंने F21। अब F21 जो है वो इसके इक्वल है, ये रहा ये पूरा, तो ये पूरे को मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि जो F21 वेक्टर है वो माइनस का F12 वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा इसका एक और तरीका है, पर उससे पहले जो ये तो हमने पहला केस करा, इसका एक दूसरा केस भी है, ये आप खुद से ट्राई करने का। केस 2 जो है उसमें Q1 और Q2 को छोटा रखना 0 से, तब देखना आप। तो जो आपके पास निकल के आएगा, केस 2 की बोल रहा हूँ, केस 2 में जो ये F का फॉर्मूला जो R का है, R चेंज हो जाएगा, R12 इक्वल्स टू माइनस R21 के बराबर आएगा, और जो F12 वेक्टर है वो माइनस F21 के आएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लो। एक मिनट, ये वेक्टर नहीं है, ये आपका डायरेक्शन है ना, हाँ ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है। वेक्टर तो ये है, डायरेक्शन आपका ये है, ये मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया था गलती से। तो ये आपके पास इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। न्यूटन्स का मैं वापस समझा देता हूँ मैंने किया क्या है। यहाँ पे न्यूटन का तीसरा लॉ का फॉर्मूला लिखा हुआ है F12 इक्वल्स टू माइनस F21। हमने कुलाम्स लॉ में फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो वही हमने इस F की जगह पुट करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चार्जेस है, ये चार्ज अगर इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, तो F12 इसलिए लिखा है, F12 वेक्टर और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी होगी, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है R12 कैप। वैसे ही F21 भी मैंने यहाँ लिख दिया, F21 इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर अपॉन R21 कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो इनका डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब R21 जो है वो नेगेटिव है R12 के। तो ये चीज़ अगर इसके इक्वल है तो R21 किसके, F21, तो R21 की जगह मैंने F21 लिख दिया, और ये जो माइनस का R12 कैप है इस पूरे को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये पूरा क्या है यहाँ पे F12 वेक्टर, तो F21 किसके इक्वल आ गया, माइनस F12 के वेक्टर के। तो ये हमारा न्यूटन का तीसरा लॉ प्रूफ हो गया। अगर आप करेंगे केस 2 में तो केस 2 में भी आएगा, पर ये उल्टा हो जाएगा, इसमें अब F12 आ जाएगा माइनस F21 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका केस 2 हो गया, मैंने वैसे बता दिया, आप इसको पूरा इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अच्छा एक और तरीका है, बता देता हूँ। जैसे मान लो जो आपका ये R कैप का फॉर्मूला है, R कैप का फॉर्मूला जो होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ये आपका, ये जब मैं आपको मैथ्स में वेक्टर पढ़ाऊंगा तब इसमें मैं बताऊंगा आपको। ये
हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल के 1 रहता है, तो ये उसमें बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे जो F12 था और यहाँ पे जो R कैप था, R कैप 12, तो R कैप का फॉर्मूला ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो F12, तो ये R इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 बाय R क्यूब R12 वेक्टर, ये F12 वेक्टर। तो ये एक और आ गया फॉर्मूला। तो ये आपका न्यूटन्स का जो कूलम्ब्स लॉ था ये प्रूव कर दिया है हमने। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था 2 चार्ज के बारे में, ठीक है। अब मान लो आपके पास आ जाते हैं 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, तो क्या करोगे आप? तो जैसे आपके पास, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये चार्ज रखा Q1, ये चार्ज रखा Q2, तो Q1 और Q2 का जो चार्ज का बीच का डिस्टेंस है ये R रहेगा, और हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ रखा है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर अगर मैंने सोचो कि यहाँ पे एक Q3 रख दिया, तीसरा चार्ज, तो जब तक Q1 Q2 था तब तक कूलम्ब्स लॉ लग रहा था, पर जब Q1 Q2 को छोड़ के Q3 भी बीच में आ गया तब यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ 2 चार्ज के लिए वैलिड रहता है। अगर उससे ज़्यादा चार्ज आते हैं, मान लो 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर 2 से ज़्यादा चार्ज आ जाते हैं तो हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो नाम है, ये इस पे 3, 4, 5 कितने भी ज़्यादा चार्ज हो, इनफाइनाइट, तो उसके लिए ही वैलिड है। पर कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ 2 चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो कभी कभी लिमिटेशंस भी, जो लॉज होते हैं उनके याद कर लेना कि जो लॉज में, जैसे इसका लिमिटेशन ये है कूलम्ब्स लॉ का कि 2 चार्ज से ज़्यादा होंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर 2 चार्ज है तो हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मैं थोड़ी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख दी है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला मतलब ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास, ये 2 से ज़्यादा अगर चार्ज है उसके लिए ये वैलिड है हमारे पास। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर 2 से ज़्यादा चार्ज है, तो 2 चार्ज है तो आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो। अगर 2 चार्ज है तो 2 से ज़्यादा होंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा के Q0 समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1n, ठीक है, QI बाय आर स्क्वायर R कैप। ये फॉर्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है, ये और ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर इसको इस टर्म में लिखे तो F की जगह आपको यही लिखना है, और क्या, तो F की जगह आप यही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी लिख देना, मैं यहाँ पे अभी वैसे लिख रहा हूँ कि Q1 बाय, यही लिखना है पूरा इस तरीके से, ठीक है, प्लस के Q2 बाय R02 स्क्वायर R02 कैप, ऐसे सो ऑन। तो ये आपका
सीरीज ऐसे चलता जाएगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। अगर 2 से ज़्यादा चार्ज होते हैं आपके पास तो आपको उनको वेक्टर एडिशन के फॉर्म में आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो इसके इक्वल होता है। ये मैंने बता दिया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है फॉर्मूला लिख दिया है। ये के तो हटाओ, के तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा QI/R 01 प्लस R कैप 01 प्लस Q2 ऐसे सोन यहाँ तक चलता जाएगा प्लस QN/RN का स्क्वायर RN कैप। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके ऊपर। जैसे कुलाम्स लॉ के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। उसको ट्राई करने के बाद अपन चलते हैं अपने फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है। जैसे मैं सबसे पहले काम करता हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया तो इसके क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ। कुलाम्स लॉ के 2-3 क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, और वो जो 2-3 क्वेश्चन है वो जेईई मेंस के क्वेश्चन है। और बाद में जब ये चैप्टर ख़त्म होंगे तो तब हम जेईई मेंस के PYQs भी इसके साथ साथ करते रहेंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही जेईई मेंस के PYQs भी उसी में कवर अप करवाऊँगा, ठीक है। तो मैं जब तक आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ईच साइड इक्वल्स टू ए। अच्छा, ईच साइड भी इसने बता दिया है, ये हमारे पास ए दे रखा है। और हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है कि कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, मतलब इस चार्ज पे हमको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो निकालते नेट फोर्स। अच्छा, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉइंट डी पे निकालना है। पॉइंट डी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये ए वाला, ये वाला क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, बी भी इस पे लगाएगा, सी भी इस पे लगाएगा, मतलब तीनों ही इस पे फोर्स लगा रहे। तो मैं थोड़ा डायग्राम नीचे बना देता हूँ जिससे आपको देखने में सही लगे। तो इधर में यहाँ पे ये 4 पॉइंट चार्जेस है, मैं वापस सब लिख देता हूँ। यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q। इसका मैंने नाम लिख दिया A, B, C और D, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट चार्ज है A वाला, ये D पे चार्ज, ये D पे फोर्स लगाएगा, B भी इस पे लगाएगा, C भी इस पे लगाएगा। तो A वाले ने D पे लगाया, ठीक है, C वाले ने भी D पे लगाया और B वाला भी ऐसे इसने फोर्स लगा दिया इस पे। मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल, क्योंकि चारों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा FDA, ये हमारा आ गया FBD और ये आ गया हमारे पास FCD, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस आ गए, ठीक है। अब हमको निकालना है FDA, FBD और FCD। तो FDA की बात करें, एक मिनट, तो मैं बता रहा था जो फोर्स है, जैसे यहाँ जो हमको निकालना है पॉइंट डी पे चार्ज पे हमको निकालना है नेट फोर्स। तो ये वाला Q इस पे लगाएगा, ये वाला इस पे और ये वाला Q भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो अपन पहले FDA इसका निकालते हैं। तो FD के लिए इनकी ख़त्म हो गई, KQ1 Q2 बाय A स्क्वायर, क्योंकि ईच साइड हमारे पास A गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा DA का हमने निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं BD का, या D भी बोल लो, जो भी बोल लो। तो DB का अगर मैं निकालूं तो KQ1 Q2 बाय √2
ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस क्यू से जो डी और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, √2a। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये हमने बी डी जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो √2 है, तो हमने यहाँ पे √2a का मतलब k³/r², तो हमारे पास जो ये r है ये हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब हम निकाल रहे हैं एफ डी सी का, तो डी सी का भी सेम आएगा हमारे पास Fq1Q2/a²। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1, 2 और 3 दे दो। अब तुमको क्या निकालना है, नेट फोर्स। उसके लिए एक काम करो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, Fr = √a² + b² + 2ab cos θ। ठीक है, अब एक देखो यहाँ पे हमको cos θ है। cos θ अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो cos 90 कितना होता है, 0। तो ये वाली टर्म तो तुम्हारे पास 0 हो गई, बचा क्या, √a² + b²। तो एक काम करो, तुम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ले लो। तो एक तो हम ले रहे हैं FDA का स्क्वायर प्लस एक हम ले रहे हैं FDC का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जगह ही नहीं है, जाओ। तो यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k³² का होल स्क्वायर प्लस k³² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k²Q⁴ a⁴ प्लस यही इधर भी आएगा आपके पास। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, √2k²Q4/a⁴। अब रूट हटाओ तो तुम्हारे पास क्या आएगा, √2kQ²/a²। ये तुम्हारे पास क्या निकल के आया, ये तुम्हारे पास निकल के आया Fr। ठीक है, अब तो Fr, तो ये तो इसका रिजल्टेंट निकल के आया। अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बी लिखी, ये dB था जो इक्वेशन 2 था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे जिससे हमारे पास नेट फोर्स निकल के आएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, आपके लिए रिजल्टेंट बताया था √2kQ²/a²। अब ये तो आया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को और इस इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दो, तो आपके पास इसका नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट और ये इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, kQ²/√2a²। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दो 2a²। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास नेट फोर्स निकल के आएगा, kQ²/a² तो कॉमन आ गया, और इधर आपका आ गया √2 + ½ ये आपका नेट फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं जब तक आपका वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है, इसको पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में आपको Q1 भी दे रखा है 20 माइक्रोकूलम, Q2 भी दे रखा है 30 माइक्रोकूलम। तो मैंने आपको बताया था जो माइक्रोकूलम होती है वो 10⁻⁻6 होती है। तो इसको कन्वर्ट कर लो आप, 20 × 10⁻⁻6, 30 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपको इसमें R भी दे रखा है, R आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको मीटर में चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में चेंज करोगे तो 0.2 मीटर।
अरे यही आएगा 0.2 मीटर। बस आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, आपसे फोर्स ही पूछ रहा है। तो K/Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो F बराबर लिख दो, K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 इंटू 10 की पावर 9, और वही वापस से आप वैल्यू लिख दो 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और R अपॉन में आर स्क्वायर होता है, अपॉन में आपके पास आर स्क्वायर होता है, तो 20/100 या कि 0.2 लिख दो, आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, कैलकुलेशन तो आपको करनी है। तो काट देना, ये लो 1 से 1 काट दिया, ये 1 से 1 काट दिया, कितना हुआ 4/100, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो F आपके पास कितना आ रहा है, F आपके पास आ रहा है 9 इंटू 10, चलो एक काम करते हैं 10 की पावर में भी ले जाते हैं, ये 2 से मैंने काट दिया 10, ठीक है, ये 2 से मैंने इसको काट दिया 5, तो 9 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 10 की पावर 9 -6 -6 -12, तो 9 - 12, और अपॉन में इधर 1/100 है, तो उसको भी ले जाओ ऊपर 1/100, तो 10 + 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/100 नहीं +1 नहीं, तो 10 की पावर -2 फिर ऊपर जाएगा तो +2, ठीक है। तो इधर आपके पास F जो कितना आया देखो 9 इंटू 5 45, 45 3 कितना होता है 5 3 15, 4 3 12 30, आपके पास आएगा 135 न्यूटन। कैसे, ये भी ले जाओ आप, 9 5 45, 45 3 135, ठीक है। और ये जो 0 है इसको 10 की पावर के 1 में ले जाओ, तो ये कट कुटा के हो जाएगा, तो F आपका 135 न्यूटन आ गया। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की मैं बात करूं, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, आल्सो फाइंड द फोर्स व्हेन द चार्ज गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन। चार्ज भी हमको दे रखा है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, पर इसमें अब बोल दिया है आर प्लेस्ड इन वाटर, वाटर में प्लेस्ड है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमको दे दी। तो इसमें आप सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला ही लगाओगे, F = K/Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू कापा, ठीक है। अब F जो है आपने F कैलकुलेट कर रखा है, ये K/Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर रखा है, ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आया था 135 न्यूटन। तो एक काम करो, इसको आप F' कर लो, इसको F' कर लो, तो ये हमारे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये K/Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को मैं F बाय कापा लिख सकता हूँ। तो F हमने कैलकुलेट करा 135 न्यूटन, 135 न्यूटन, और कापा हमारे पास कितना दे रखा है 40, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो समथिंग आपका आएगा 43 120, हाँ, तो 3.375, ये आपके पास इसका आंसर जो F' है वो आएगा 3.375 न्यूटन। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप खुद एक बार घर ट्राई करना, वीडियो को ये क्वेश्चंस भी आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक फटाफट से दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ जब तक आप देख लो। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को भी और अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ वाटर ना दे के कुछ और दे दिया, और आप कुछ और वैल्यू लिख लेना। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस लिख दिए 3, इसके भी 2 पार्ट, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा उसके बेसिस पे मैंने सेम दे दिया, ठीक है। इसको काम करना 20 मत करना, इसको तुम कर लेना 50, ठीक है।
और ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन इसके और 2 क्वेश्चन ये खुद से ट्राई कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई। अब हम चलेंगे इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बारे में मैं आपके लिए पहले डिटेल्स लिख देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करा दूंगा और डेरिवेशंस भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो। तो जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटीज लिख दी है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप की डेंसिटीज़ होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, सरफेस की यहाँ लिख दी है और वॉल्यूम की यहाँ लिख दी है। अब पहले मैं आपको डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं डेरिवेशन भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली पर यूनिट लेंथ ऑन अ लाइन या और वायर बोल लो आप। जैसे मान लो मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक वायर ले लिया, ये वायर पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज भरे पड़े। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास L लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, छोटी सी DL लेंथ, ये हमारी लेंथ क्या हो गई DL, और ये जो हमने चार्ज लिया छोटा सा, ये हमारा कौन सा चार्ज हुआ DQ, एक छोटा सा मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब इतने सारे चार्ज में से मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो जो लैम्डा आता है हमारे पास वो क्या आता है, dQ/dL आता है, यही बोल रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पर यूनिट लेंथ के इक्वल। तो लैम्डा हमारे पास ये आया निकल के। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/L, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q इक्वल्स टू लैम्डा DL। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पास तीनों तरीके हैं इसके लिखने के, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dQ/लैम्डा DL, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने फॉर्मूले लिख दिए, लैम्डा इक्वल्स टू dQ/dL इक्वल्स टू Q/L, ठीक है। अब बात करें अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने जैसे मान लो एक शीट ले ली या हमने एक ब्लॉक ले लिया, इसमें हमारे पास चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज दे रखे। अब जैसे मान लो मैंने इसमें से एक छोटा सा चार्ज ले लिया, वही सेम केस, ठीक है। तो ये तो हमारा एरिया हो गया, ये हमारा DQ हो गया, छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है। डेफिनेशन में भी यही बोल रहा था, अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड ओवर अ सरफेस और एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया। तो जो यहाँ का फॉर्मूला, अच्छा, सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होती है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो जो सिग्मा निकल के आता है वो हमारे पास कितना आता है, dQ/dA, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया आप कह सकते हो। तो इसका फॉर्मूला भी वही सेम आएगा Q/A, ठीक है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा डी ए इक्वल्स टू डी क्यू, इंटीग्रेशन भी लगा दो तो वो भी ठीक है। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हो गए इसके। एक तो हमारे पास ये कौन से, एक तो डी क्यू डी ए बाय, और एक ये सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लैम्डा इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3 4। अब आते हैं हम वॉल्यूम वाले पे। तो वॉल्यूम वाले में भी वही सेम होगा, इसमें अपन 3D की बात करेंगे। देखो लीनियर मतलब 1D, क्योंकि एक वायर पे बोल रहा है या किसी एक उस पे बोल रहा है लाइन पे। ये हमारे को बोल रहा है सरफेस मतलब एक एरिया मतलब हमारे पास 2D हो गया। और अगर बात करें अपन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारे पास आपको पता होता है 3D में। तो इसका अगर हम देखें तो जैसे मान लो हमारे पास जो स्फीयर होता है, क्या होता है स्फीयर। तो स्फीयर में मान लो मैंने यहाँ चार्ज भर रखे पूरे, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज भर रखे। अब अगर सरफेस में हमारे पास चार्ज भर रखे तो मैंने मान लो वही सेम इतना सा मैंने ले लिया चार्ज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी क्यू, ठीक है। अब सरफेस से ले रहे पूरा वॉल्यूम है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला अच्छा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी बता दे रहा हूँ, इसको हम अपन रॉ से डिनोट करते। तो जो रॉ आता है हमारे पास वो आता है डी क्यू बाय, क्या आता है डी क्यू बाय डी वी, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं क्यू वाई वी, और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो रॉ डॉट डी वी इक्वल्स टू डी क्यू। ये आपका इंटीग्रेशन लग गया, क्या ये आपका इंटीग्रेशन लग गया। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ इनकी यूनिट की, एक मिनट रुक जाओ। तो अगर मैं बात करूँ इनके यूनिट की, तो यूनिट हमारे पास क्या आता है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है चार्ज बाय वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। तो यहाँ पे मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, जो यूनिट आती है हमारे पास वो आती है कूलाम बाय मीटर क्यूब, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर Cm-3, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट या तो कूलाम बाय मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। और अब यह तो ऐसे भी लिख लो या ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी। इसकी यूनिट की बात करें तो इसका होता है कूलाम बाय मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। और इसकी बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास होता है कूलाम बाय मीटर या फिर कूलाम मीटर इनवर्स, ठीक है। इसका भी मैं इधर लिख देता हूँ यूनिट कूलाम मीटर स्क्वायर या फिर कूलाम मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी जो टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी है मैंने यहाँ पे आपकी कवर करा दी। आप चाहे तो एक बार देख लीजिए, और इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है और इसके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। आप एक फॉर्मूला याद कर लो, आपको बाकी याद हो जाएंगे। डी क्यू बाई डी एल है, क्यू बाई आर, और किस चीज़ से डिनोट करते हो ये भी याद रखना, क्योंकि ये जो आगे की टॉपिक है उसमें ये काम में आने वाले। एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, ठीक है। क्यों? ये आगे का जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो गॉस लॉ, उसमें जो टॉपिक आएंगे उस टॉपिक में ये हमारे बहुत काम में आएगा। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, और ये वाला भी आता है, पर ये वाला उतना नहीं आता जितना ये दोनों आता है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पहले पढ़ेंगे, मतलब चार्ज तो हमने वैसे पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उसकी फील्ड लाइंस के बारे में अपन पढ़ेंगे।
तो मैं आपके लिए पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप सबके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख दी है। अब इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमारे पास क्या है। अच्छा, ये तो मैंने शायद एक डेफिनेशन लिखी है, मैं पहले बता देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडेड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विथ इन विच इट इन्फ्लुएंसेस कैन बी डिटेक्टेड बाय अदर चार्ज। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वो पर यूनिट चार्ज, मतलब जो चार्ज है रखा हुआ है वो चार्ज, वो अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो पर यूनिट रेट में, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये फॉर्मूला तो है, पर एनसीईआरटी में आपको इस तरीके से दे रखा है। एनसीईआरटी में आपको किस तरीके से दे रखा है, ई वेक्टर, अरे ये भी है, ई वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू 0 F बाय Q नॉट। ये आपको फॉर्मूला उसमें दे रखा है। अब ये क्या है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये आपके जो एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखा है, और वैसे ये रहा फॉर्मूला E इक्वल्स टू F बाय Q नॉट। अब यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आपका फोर्स है, यहाँ पे ये आपका यूनिफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो ये चार्ज है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले, जैसे मान लो आप किसी भी जो पेशेंट है हॉस्पिटल में, जो पेशेंट आया है उसका आपको ब्लड सैंपल लेना है। अब अगर आप उसका ब्लड सैंपल लेने जाएंगे तो आप उसकी बॉडी का पूरा खून थोड़ी ले लेंगे, आप उसकी बॉडी में से थोड़ा सा इंजेक्शन से ब्लड निकालेंगे और उसको सैंपल के लिए रख लेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप मतलब उसका पूरा ही ब्लड निकाल लेंगे, वो तो मर जाएगा बेचारा। तो वैसे ही इस फॉर्मूले का कहने का इतना सा मतलब है कि जो हमने यहाँ पे जो चार्ज लिया है ये बहुत ही छोटा चार्ज है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास पूरा एक सरफेस है, यहाँ पे ये पूरे चार्ज से भरे हुए हैं, ये प्लस प्लस प्लस, ये पूरे चार्ज से, मतलब ये पूरा चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने बस ये यहाँ पे कोने, अब ये कोने में भी है, ऐसा मत कहना कि यहाँ कोने में नहीं है, यहाँ 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 है, कोने में भी है। हमने क्या करा है, बस यहाँ छोटा सा ये जो चार्ज है, हमने यहाँ छोटा सा यूनिफॉर्म टेस्ट चार्ज उठाया है, जिससे हम बता पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है। अब उसमें भी आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। तो ये जो लिमिट लगा हुआ है, ये लिमिट इस वजह से ही लगा है, क्यों लिखा हुआ है ये Q एक्सटेंड्स टू 0। इसका मतलब थोड़ी कि Q 0, अगर ये Q 0 ही हो जाएगा तो 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका गया। तो Q एक्सटेंड्स टू 0 मतलब ऐसा नहीं कि Q 0 हो गया, Q मतलब बहुत छोटे अमाउंट में लिया है, एकदम छोटा, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, भरे से एकदम कोने से बस ये थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए चार्ज लिया है, जिससे हम बता पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सपीरियंस कर रही है, किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रही है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब जैसे इसकी एक और मैं डेफिनेशन मन से ही बता देता हूँ। मन से क्या आपको दिख ही रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना सा डेफिनेशन है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपका इलेक्ट्रिक, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना आप, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक है, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर लगा हुआ है E इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया है। एनसीईआरटी में आपको ऐसा फॉर्मूला दे रखा है और मैंने इस तरीके से बता दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े कुछ और भी टर्म हैं जो हम बात करते हैं, उसके बाद अपन जाएंगे इसकी फील्ड उस पर। अच्छा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो टाइप की है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो हमारे पास इस चार्ज फॉर्म में है, एक हमारे पास इस चार्ज फॉर्म में है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे यह हमारा है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे, ये देखो, जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है, मतलब ऐसे, ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ये बाहर की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में ये अंदर की तरफ होता है, ये डायरेक्शन आपका नेगेटिव की तरफ होता है, ये आउटर नहीं, ये इनर होता है। ये देखो, जो नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, मतलब ये खुद की तरफ खींचता है, और जो पॉजिटिव वाला है वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होता है उसका। तो अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव और नेगेटिव की, अगर मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया पॉजिटिव और यहाँ मैंने रख दिया नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। पॉजिटिव से तो निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से निकला पॉजिटिव में ही जाएगा, नहीं, या फिर नेगेटिव से निकला नेगेटिव में ही जाएगा, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव से निकला पॉजिटिव की तरफ आया, नहीं, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ। ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव फील्ड की, ठीक है। तो ऐसे और भी होते हैं। तो ये इसके डायरेक्शन होते हैं, टूवर्ड्स द पॉजिटिव और इनवर्ड द नेगेटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर साथ में हो तो पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव के पास आएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अच्छा, तो यहाँ मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता दिया था। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व सच दैट व्हेन टेंजेंट इज ड्रॉ एट एनी पॉइंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, टेंजेंट नहीं मतलब एक कर्व ड्रॉ करा, इस कर्व पाथ में जो पॉइंट है, जैसे मैंने आर पॉइंट मान लिया, ये पी पॉइंट मान लिया, ये क्यू पॉइंट मान लिया, अब मैंने इसमें टेंजेंशियली ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंशियली ड्रॉ करने पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कि अगर स्ट्रेट लाइन है, कर्व पाथ है, कोई भी पाथ है हमारे पास, अगर वो टेंजेंशियली ड्रॉ हो रहा है किसी भी एक उस पॉइंट पे, तो वो हमको सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैंने यहाँ क्या करा, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिए इसकी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिए, तो आप मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट हो सकती है? बताओ, सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट हो सकती है? तो इसका आंसर है सीधा सीधा कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो
कि मैंने आपको कहा कि भाई तू मुझे 5 बजे जलमहल में मिल, ठीक है। मैंने तुझे मतलब मान लो मैंने किसी बंदे को बोला कि भाई तू मुझे 5 बजे जलमहल में मिल, ठीक है। अब मैंने उसी भाई को बोला कि भाई तू मुझे 5 बजे आमेर में मिल। तो एक बात बताओ कि वो जिस बंदे को मैंने बोला कि 5 बजे जलमहल में मिल, उसको मैंने वापस बोला कि 5 बजे तू आमेर में मिल, तो वो बंदा 2 जगह हो सकता है? तुम सोचो एक बार, वो बंदा 2 जगह उसी टाइम पे प्रेजेंट कैसे हो सकता है? अगर मैं उसको बोलूँ कि 5 बजे तू जलमहल मिल और 6 बजे तू आमेर मिल, तो वो पॉसिबल है। पर अगर टाइम भी मैंने सेम बोल दिया तो वो कैसे जाएगा? 5 बजे जलमहल बोल रहा हूँ, 5 बजे आमेर बोल रहा हूँ, कैसे जाएगा वो? तो वही है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक साथ 2 जगह नहीं हो सकती। ऐसे ज़रूर हो सकती है, ये रहा, इस तरीके से अलग अलग ज़रूर हो सकती है, पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट होते हुए दिख जाए, वैसे ये दिखेगी तो नहीं, क्योंकि जो 12th की फिज़िक्स है ये आपको रियल लाइफ में वैसे नहीं दिखती, बहुत कम दिखती है, बहुत कम। आप बताओ, बादलों में बिजली, जो बिजली कड़कती है बादलों में, वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही कमाल है। तो आप क्या वो बादलों के बीच जाके थोड़ी देखोगे यार? बादलों के बीच जाओगे खुद जल के मर जाओगे। तो 11th की फिज़िक्स और 12th की फिज़िक्स में यही फ़र्क है। 11th की जो फिज़िक्स है उसमें हम थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, उसमें हम जैसे मोशन ऑफ प्लेन हो गया, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, उसमें हम बात करते हैं कितने टाइम से बॉल नीचे आई, कितने टाइम से बॉल ऊपर गई, कितने प्रोजेक्टाइल से हमने उसको फेंका, वो हो गई 11th की फिज़िक्स। वो थोड़ा हम रियल लाइफ से उसको वो करते हैं। पर 12th की फिज़िक्स थोड़ी आपको उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरा करंट के उसमें है। तो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। अगर आपको होती हुई दिख रही है तो मान के चलो वो है ही नहीं, गलत है वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही है। अच्छा, अगर और 2 चीज़ों की बात करूं, अगर जैसे मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, एक मैंने ये बनाई है, एक मैंने ये बनाई है, ठीक है। अब देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, इधर और इधर, ये तो गलत है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर दूर है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है तो मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत वीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड are closer then it is very strong, या फिर आप ऐसे लिख लो then it is strong electric field. if electric field then it is ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा सही रहेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग की जगह मत लिखो, ऐसा लिख लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ज़्यादा सही रहेगा। अगर क्लोज़र हुआ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वीक हुआ वाइस वर्सा लिख लो, ये लो वाइस वर्सा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया है इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लोजर देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दूर हुआ मतलब वाइस वर्सा, इसी का उल्टा दूर, तो इट इज़ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा सा मतलब। एक पॉइंट और है, मैंने इसमें कितने पॉइंट बताए, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। एक पॉइंट मैंने ये बताया कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट मैंने ये बता दिया कि अगर पास होगी तो स्ट्रॉन्ग होगी, दूर होगी तो वीक होगी। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है are always a
डिसकंटिन्यूअस कर्व। ये पॉइंट भी एक याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी मतलब हमेशा वो डिसकंटिन्यू कर्व ही रहता है, कभी भी कंटिन्यूसली कर्व नहीं रहता। अब देखो जैसे ये कर्व है, अभी कर्व है, अब इधर जाके वापस कर्व होगा। अब ऐसा तो नहीं कर्व कर्व ही होगा, कर्व मतलब ये कभी भी कंटिन्यूस कर्व नहीं रहेगा, ये डिसकंटिन्यूस कर्व है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है इसलिए डिसकंटिन्यूस है। हम जैसे जैसे आगे के चैप्टर में जाएंगे तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का भी टर्म आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, तब मैं वहाँ पे पूरे डिटेल से बता दूंगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का क्या मतलब है फुल डिटेल में। उस टाइम मैं आपको थ्योरी वाइज मतलब इसके बारे में और मैग्नेटिक जब वो भी पढ़ लेंगे तो दोनों को एक साथ मैं बता दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप इसको याद रखो कि मैंने जो अभी बोला वही आप याद रखो, उसके बाद मैं डेफिनेशन में आपको लिख दूंगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हो गई। अब बस आज के लिए एक लास्ट छोटा सा टॉपिक करेंगे कवर, उसके बाद इस सेशन को आज एंड करते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है हमारा अगला टॉपिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे यार बोर्ड बहुत काला हो गया। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या लिखूं? लिख देता हूँ मन से बना के, द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस are separated सही लिख रहा हूँ? द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या? वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल। द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लो ये हमारे पास प्लस क्यू है, ये हमारे पास माइनस क्यू है, तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे है हमारे पास। और ये स्मॉल डिस्टेंस जो है, क्या ये स्मॉल डिस्टेंस जो हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास जो स्मॉल डिस्टेंस दे रखा है ये हमारा 2a होता है। यहाँ पे लिख लेना, ये 2a होता है हमारा स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो हमारा ये होता है। अच्छा इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल आपने देखा है आपकी केमिस्ट्री में, जब आप इस कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो ये H+ होगा और ये Cl- होगा। ठीक है, यहाँ मान लो NaCl है, ये Na2SO4 है, तो Na टूटेगा तो Na+Cl- बनेगा। तो ये देख रहे हो आप कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल ये है आपके सामने। क्या है ये? कि अगर HCl है तो वो आयंस में टूटेगा तो एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा, NaCl है तो वो एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा। ऐसा तो नहीं होगा प्लस प्लस होगा कि माइनस माइनस होगा, नहीं प्लस माइनस ही होगा। और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा 2a होती है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें एक छोटा सा टर्म और आता है द
स्ट्रेंथ ऑफ, क्या द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी वेक्टर से। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला आता है पी वेक्टर Q इंटू 2a, या Q इंटू डिस्टेंस बोल लो, जो कि ये 2a होता है, जो ये 2a होता है ये d के बराबर होता है, मतलब ये डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ही तो है इन दोनों जो चार्जेस के बीच का। तो इन दोनों के जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो Q से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अगर मैं बात करूँ डाइपोल मोमेंट की यूनिट की, किसकी बात करूँ? डाइपोल मोमेंट की यूनिट की, तो इसकी यूनिट जो आती है हमारे पास निकल के वो आती है कूलाम मीटर। ये याद रखना, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये हमारे पास जो है ये हमारा कूलाम मीटर है। क्या है? कूलाम मीटर। अक्सर मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे देखे हैं मैंने बहुत सारों को कि जब यूनिट लिखने जाते हैं डाइपोल मोमेंट की तो वो सेंटीमीटर टिक कर आते हैं। क्यों? सेंटीमीटर होती ही नहीं है उनको। वो अब देखो आपको भी देखने से लग रहा है, पर इसके बीच में मैंने ये डैश लगाया है जिससे आपको लगे ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो आप ऐसे लिखते हो, ये लो ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है ये कूलाम मीटर है, तो इसको याद रखना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो जो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। जैसे ये हमारा चार्ज इतना दूर भी नहीं, इतना पास, ठीक है, ये माइनस Q, ये प्लस Q, इन दोनों के बीच की दूरी 2a, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, और जो p वेक्टर है मतलब जो इसका डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन भी सॉल्व भी कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आपके लिए ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन है, ये थोड़े माइंडेड क्वेश्चंस हैं, थिंकिंग वाले। तो आप ये एक बार खुद से ट्राई करना घर पे। अगर नहीं होता, अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ ही रहेगा, तो अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार खुद पॉज करके, चाहे तो आप अभी देख लेना, ठीक है। तो ये हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। और जितना भी मैंने पढ़ा है आज, हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा लेक्चर लगे, क्योंकि ये शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम का लेक्चर हो गया, 1 घंटे से ऊपर का ही हो गया, ये 1.5 मान लो आप। तो ये क्वेश्चंस की वजह से ही 1.5 घंटा हुआ है, वरना ये 1.5 घंटा नहीं जाता, ये 1 घंटे का ही टॉपिक था। आधे घंटे के तो हमने सिर्फ क्वेश्चंस करे, उस लॉ के भी 2 करे, उसके भी करे, और उसके आगे के टॉपिक के जो भी थे और ये भी करे। तो क्वेश्चंस के कारण थोड़ा टाइम लग गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप देखना। अब जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है वो हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं होगी, आप मान के चलिए आपका कुछ ना कुछ छूट गया। और ऐसा भी नहीं, आगे के चैप्टर्स में इससे रिलेटेड ही है हर चीज़ें। तो ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, सारी फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे यूनिट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ताकि जो भी आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी वो सब मेरे तक पहुंच पाए, जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।